थे कोई भी काम में जाओला, अगर ते पढ़िया लिखे आदमी हो, आप कुछ भी काम करो, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हो तो उस काम करने का तरीका अलग होगा, औरों से सोच आपकी पर होगी, आपके सोचने का एक अलग ही तरीका होगा, और उस काम को जब आप अंतिम अंजाम देंगे तो एक अलग तरीके से देंगे। एक गांव में जो किसान लोग पशुपालन का काम करते हैं और उनकी जगह पर अगर आप पढ़े लिखे आदमी किसानों की जगह पर काम करेंगे डेयरी का, तो मैं कहता हूँ एक अलग सोच के साथ करेंगे। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे हैं आप? एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी अपन कामनाएं करते हैं। क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं। अगर आप फर्स्ट बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पिछली वाली क्लासें जरूर देखें। पशुपालन के बी पार्ट वाला कंप्लीटली आपके हो रहा है। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पशुओं के आवास। प्यारे विद्यार्थियों, पशुओं के आवास से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी अपन सिलेबस के अंदर कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। पशुओं के आवास से लगभग ऐसे कोई क्वेश्चन विशेष बनने वाले नहीं हैं, फिर भी कैसे सवाल बन सकते हैं उनको अपन टारगेट करके पढ़ेंगे। क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ से सवाल बन गया तो फिर केवल आप ही करेंगे, क्योंकि लोग हैं इन ऐसे टॉपिक को मिसगाइड कर देते हैं कि आवास में क्या पढ़ना है। अपन को सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा पशुओं के आवास, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और क्वेश्चन आएगा तो अच्छे लेवल का आएगा, ठीक है ना। चलो, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखना और नोट्स जरूर बनाना है। क्लास को अपन शुरू करते हैं। तो आवास का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे जो आवास है, इस आवास का मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। आवास का मतलब यहाँ पे बिल्कुल अलग होगा। जैसे अपन लोग रहते हैं तो अपन लोग का भी कोई न कोई आवास है। आप लोग यहाँ पढ़ना आते हो तो यहाँ पर आपका एक विशेष रूप से आवास है, जिसे अपन कोचिंग कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, सेंटर कह सकते हैं। अगर ये छत हमें नहीं मिलती तो बताओ यहाँ पर आप लोग बैठते क्या बिना छत? कोई ऐसी कोचिंग या ऐसी कोई संस्था बता दो जो बिना छत की पढ़ाई करवा रहा हो। यानी कि ऊपर छत होना जरूरी है, जिससे हमें एक विश्वास बना रहे कि हम अपने स्थान पर बैठे हैं, अपनी जगह पर बैठे हैं। पशु बड़े समझदार होते हैं अपन से भी। पशुओं में क्या होता है कि वो खुद, जब आप पशु घास खाने के लिए या पशु जैसे चामोसे के अंदर, बारिश के अंदर जब पशु बाहर जाता है तो देखना, जब वो वापस लौट के आता है तो सीधा उसी की स्थान पर जाएगा जहां पर उसका आवास है। वो फालतू इधर उधर मुंह नहीं डालेगा। तुम लोगों की छुट्टियां होते हैं ना, तो कोचिंग से घर जाते हो 10 जगह मुंह डाल देते हो। पशु नहीं डालता है, ठीक है ना। वो सीधा जाएगा अपने आवास पर। तो हर एक पशु का आवास होता है, उसकी बनावट अलग होती है। भैंस का आवास अलग होता है, गाय का आवास अलग होता है, घोड़े का आवास अलग होता है, मुर्गियों का आवास अलग होता है। अब बताओ, मुर्गियों को भैंस के स्थान पर रख सकते क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अपना आवास ऐसा खुला रख सकते क्या गाय भैंसों की तरह? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आवास का मतलब यही होता है कि सभी पशुओं के आवास अलग अलग होते हैं। जो डेयरी पालन करते हैं वो तो आवास का प्रयोग करते हैं। अपन लोग तो कोई मतलब नहीं, आवास का कोई मतलब नहीं है। अडने नीमड़ी की छाया, अडने खूंटो लगा दियो भाई। आज गाय को इधर नहीं इधर बांध देंगे, आज भैंस को इधर नहीं उधर बांध देंगे। पर डेयरी पालन का जो काम करता है वो 100 200 200 300 300 400 400 500 गायें रखता है। उनको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम करना पड़ता है। एक दो गाय भैंस का तो क्या ही आवास है, ठीक है ना। तुम्हारे जचे उधर इधर इधर आवास बना दिया। पर जो 250 300 गाय रखे, उनके लिए प्रॉपर आवास की आवश्यकता होती है। तो देखो भाई, ये आवास है, ये भैंस है और भैंसों का आवास है। अब आवास बनाने के काफी तरीके हैं। देखो, इनमें दोनों भैंसों के मुंह एक तरफ है। काफी बार देखना दोनों भैंसे की पूंछ एक तरफ होती है। हाँ, तो ये आवास बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम जो बात करा पा,
इस टॉपिक को अपन केवल स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करूं उसको आप नोट कर लेना साथ साथ में। सवाल यहाँ से ये बन सकता है, क्या बन सकता है, सबसे पहले सवाल ये बन सकता है कि आपके जो गाय और भैंस का आवास होता है उसे क्या कहते हैं। गाय और भैंस के आवास को आप क्या कहते हैं, शेड। ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आ सकता है कि गाय और भैंस के आवास को क्या कहते हैं, शेड कहते हैं। भेड़ व बकरी के आवास को क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। सूअर के आवास को स्टे कहते हैं और घोड़े के आवास को स्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेबल। तो 4 पॉइंट तो ये विशेष रूप से आपको यहीं पे रट लेने हैं, ध्यान रखने हैं कि गाय भैंस के आवास को शेड कहते हैं, भेड़ व बकरी के आवास को पेन कहते हैं, सूअर के आवास को स्टे, और घोड़े के जो आवास होते हैं उसे स्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेबल। तो यहाँ पर यहाँ से अगर सवाल आया आवाज से तो 70% सवाल आने की संभावना यहाँ से रहेगी। पहली बात, अगर सवाल आ ही गया तो ठीक है ना, सवाल यहाँ से आ सकता है। अब इसके बाद अपन बात करें शेड की। सबसे पहले देखो, ऑनलाइन वाले विशेष रूप से ध्यान से सुन लियो, मुझे स्लाइड में पढ़ाना कतई पसंद नहीं है, पहली बात ये बता देता हूँ, क्योंकि मैं लिखा के पढ़ाता हूँ। पर कुछ एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा हैं, कुछ भी लिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो वाले टॉपिक हैं अपन वो स्लाइड में लेते हैं, बाकी के सारे अपन लिख कर नोट्स बनाते हैं और उसी में मजा आता है, ठीक है ना। पर यहाँ पर आप लोग नोट्स बनाना साथ साथ में। जैसे मैंने ये बताई ना चीज़, तो आप यहाँ पर क्या करो, जैसे वीडियो है, वीडियो को स्टॉप करके आप यहाँ से नोट बना सकते हो, ठीक है ना। आप लोगों को ये PDF उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, अपने उस ग्रुप में, आप वाले ग्रुप में आ जाएगी सबके। हाँ, तो वहाँ पे लिख लेना बस। अपने इतना टाइम खराब थोड़ी करेंगे, मैं ऐसे कहूँगा तुम उतारो और मैं खड़ा रहूँ, है नहीं। मैं यहाँ समझा देता हूँ, आप सबके पास ग्रुप में सभी जुड़े हुए ना, नहीं जुड़े हुए तो हाँ, नंबर के ऊपर आप उस लिंक के ऊपर सीधा क्लिक करना, सीधा अपने ग्रुप में जुड़ जाओगे, ठीक है ना। हाँ, तो सबके पास ये PDF आ जाएगी, सभी अपने नोट्स बना लेना। हाँ भाई, तो देखो सबसे पहले तो ये आ गए शेड का आ गया, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करें शेड के प्रकार क्या होते हैं। यंग स्टॉक शेड जो बछड़े और बछड़ियों के लिए काम लेते हैं, और काउ शेड जो गायों के लिए काम लेते हैं। यानी कि जब अपन कहीं पे भी पशुओं को रखते हैं, गाय भैंस को रखते हैं, तो गाय और बछड़े को कभी भी साथ में नहीं रखा जाता है, दोनों का शेड अलग अलग होता है, ठीक है ना। और दूध के समय ही अपने माँ और पुत्र को मिलाया जाता है। तो अगर गाय इधर है तो बछड़े का इधर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब काउ शेड की बात करें तो देखो, काउ शेड में भी 2 प्रकार के होते हैं, एकल पंक्ति और दोहरी पंक्ति। एकल पंक्ति का मतलब होता है कि एक ही पंक्ति के अंदर, यानी कि एक लंबी कतार के अंदर सारी गायों को एक साथ बांधना। जैसे मान लीजिए ये एक लंबी कतार ले ली हमने। एकल पंक्ति में क्या होता है कि एक लंबी कतार ले ली और यहाँ पर एक गाय हमने बांध दी, एक यहाँ पर बांध दी, एक यहाँ पर बांध दी, एक यहाँ पर बांध दी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि ये सभी एकल पंक्ति के अंदर गायें को बांध रखी है अपन ने, ठीक है ना। दोहरी पंक्ति में क्या होता है, दोहरी पंक्ति में दोनों तरफ होते हैं। दोहरी पंक्ति में क्या होता है कि जैसे ये बीच में हो जाता है ये इस प्रकार से, तो इधर हमने गाय को बांध रखी है, इधर भी गाय को बांध रखी है, इधर भी गाय को बांध रखी है, इधर भी बांध रखी है, इधर भी, तो वापस इधर भी गाय बांध रखी है, इधर भी गाय, 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 इधर भी गाय। तो देखो ये तो हो गई दोहरी पंक्ति, ये हो गई एकल पंक्ति। एकल पंक्ति में एक तरफ ही लंबी कतार होगी, दोहरी पंक्ति में इधर और उधर दोनों होगा। दोनों के फायदे नुकसान भी है। दोहरी पंक्ति में एक साथ इतने पशुओं का जो काम है वो एक साथ हो जाता है। जैसे इधर चारा डाला तो सबको एक साथ में चारा डाल दिया, आई बात समझ में। एकल पंक्ति में इधर डालो, फिर उधर जाके अपोजिट में उधर डाल के आओ, तो ये चीजें होती हैं। पर ध्यान रखना है एकल पंक्ति में कम से कम 12 गाय हो। अगर मिनिमम आपके पास 10-12 गाय हैं तो एकल पंक्ति काम की है, और 12 से अगर आपके पास ज्यादा गायें हैं तो आपको दोहरी पंक्ति रखनी चाहिए। आई बात समझ में। 150 गाय है आपके पास, 200 गाय है, और 200 गाय ने एक लाइन में थे लगाई दी। हम बताओ इन गाय ने आप चारों पानी पिलाने वाते, इन गाय ने जो थे करना आया बिन लास्ट गाय तक थे जाओ थांके की तो टाइम लाग सो, आपको कितना टाइम लगेगा। अब बताओ
फिर कहेगा यार मैं तो थक गया यार, अभी तो 3 घंटे में गायों को घास ही डाल पाया। स्मार्ट वर्क करो, समझदारी से काम करो। तो अगर कोई पशुपालन करता है ना, कोई कहे भाई मैं पढ़ी हमारी नौकरी को लगी नहीं। अरे भाई नौकरी, पढ़ाई नौकरी मात्र नहीं होता, पढ़ाई का मतलब ब्रांड विकसित होना। पढ़ाई का मतलब क्या होता है? ब्रांड विकसित होना। दिमाग को विकसित करो। ते कोई भी काम में जाओ ला, अगर ते पढ़िया लिखे आदमी हो, आप कुछ भी काम करो, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हो तो उस काम करने का तरीका अलग होगा, औरों से सोच आपकी प्र होगी, आपके सोचने का एक अलग ही तरीका होगा, और उस काम को जब आप अंतिम अंजाम देंगे तो एक अलग तरीके से देंगे। एक गांव में जो किसान लोग पशुपालन का काम करते हैं और उनकी जगह पर अगर आप पढ़े लिखे आदमी किसानों की जगह पर काम करेंगे डेयरी का, तो मैं कहता हूँ एक अलग सोच के साथ करेंगे। अगर इनकी जगह मैं काम करूं तो मैं दोहरी पंक्ति में काम करूं, मैं गायों को ऐसे बांधूं ताकि इसको घास डालूं फिर इसको डालूं, इससे अच्छा यहाँ डालूं, दो के एक साथ आए, पानी दो के एक साथ आए, सारी चीजें दो के एक साथ हो जाती है। और ऐसे भी नहीं कर सकते हैं तो दोहरी पंक्ति के अंदर एक इस प्रकार से भी होता है कि जैसे मान लीजिए ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो एक गाय इधर बांध दी, एक गाय इधर बांध दे, एक गाय को इधर बांध दे अपन, एक गाय को इधर, एक गाय इधर, और एक गाय इधर, और एक गाय इधर, वापस एक गाय इधर बांध दी हमने, एक गाय इधर, एक गाय इधर। अब देखो इसमें नोटिस करो कि दोनों गायों के पैर एक तरफ आ रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे? तो दोनों गायें जो मलमूत्र हैं वो एक ही स्थान पर करेगी। इस गाय का भी मलमूत्र इधर ही आएगा, इस गाय का मलमूत्र इधर आएगा। तो अब बेटे बताओ, ई एल आर सफाई करा, ई एल आर सफाई करा, ई एल आर सफाई करा, तो एक साथ ही यहां पर एक साथ में ही सफाई हो जाएगी। लो मशीनरी काम करती है तो एक साथ में ऐसे साफ हो जाएगा। तो टेक्निकल चीज से अगर आप काम करेंगे तो ही इसमें बेनिफिट है, वरना बेनिफिट नहीं है। इसमें बेनिफिट क्या है कि आप एक तो आदमियों की संख्या कम कर सकते हो, जटे थे 150 आदमी काम करे, बटे थे होल दिमाग काम करो तो 50 आदमी काम कर लियो। तो ये काम करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। अब तरीके में भी क्या होता है देखो भाई, जब कोई गाय प्रसव के लिए तैयार होती है, बच्चे को जन्म देती हैं, तो उसका कम से कम 100 से 150 वर्ग गज का होना चाहिए। कम से कम कितना? 100 से 150 वर्ग गज का जो वो एरिया होना चाहिए, ठीक है ना। फिर गाय के साथ में सांड नहीं रखने चाहिए, सांड का सेट बिल्कुल अलग होना चाहिए, और एक इंसुलेशन बॉक्स अलग होना चाहिए। यानी कि मैं गांव में काम करूं, गांव में भी इंसुलिन बॉक्स अलग होना चाहिए। यानी कि आपके पास 100 पशु हैं, उसमें से मान लीजिए 2 पशु बीमार हो गए तो उन बीमार पशुओं को अलग रखो। ऐसी कोई बीमारी नहीं हो जो पशुओं के सांस लेने से हो या आपस में संपर्क आने से हो, तो वो सबको हो जाएगी। आई बात समझ में? तो इंसुलेशन बॉक्स अलग से बनाना चाहिए। कोई भी पशु बीमार हुआ तो आपको उसको अलग जगह पे रखना चाहिए, ठीक है ना। यही तो समझदारी है। काफी बार एक पशु बीमार होने पर पूरे तबेले के अंदर सारे को पशुओं को खराब कर देते हैं, ठीक है ना। बीमार जानवरों को स्वस्थ जानवर से पृथक रखने के लिए इंसुलेशन बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो हमने काउ शेड की बात की, एकल पंक्ति दोहरी पंक्ति, मिनिमम संख्या 12 और मैक्सिमम 12 से अधिक। बुल शेड अलग होना चाहिए और इंसुलेशन बॉक्स अलग होना चाहिए, जो बीमार जानवरों के काम आता है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, ठीक है ना। चलो हम ये आगे बात करा, एक होती है खुला आवास विधि। खुला आवास विधि में क्या होता है कि दूध दोहन एवं उपचार के अलावा पशु हमेशा खुले क्षेत्र में रहता है। खुला आवास विधि में यह होता है कि पशु को जब दूध निकालते तब अंदर लाते हैं, वरना ऐसे खुले छोड़ देते हैं। ये खुला आवास विधि होती है, ठीक है ना। भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली आवासीय प्रणाली, सबसे ज्यादा। एक होता है कि पूरा पैक कर देते हैं बंद घर की तरह, ठीक है ना, जैसे सर्दियों के अंदर अपन पशुओं को रखते हैं ना, ऐसे। एक होता है कि केवल उनकी छाया के लिए ऐसे शेड लगा देते हैं, जैसे ये लगा रखा है ना ऊपर, केवल छायों के लिए शेड लगा रखा है, बाकी का पूरा खुला, ठीक है ना। और भारत में सबसे ज्यादा यही काम ली जाती है। राजस्थान के लिए उपयुक्त विधि है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। गांवों में सब ऐसे ही होता है, गाय को दूध निकालियो, भैंस का दूध निकाला, और कहते हैं भाई दूध निकालने के बाद खुले खेतों में छोड़ दियो। अब वो शाम तक वहीं रहेगी, एक पानी की बाल्टी रख दो उनके, और वो शाम तक घूमती रहेगी, फिरती रहेगी,
घास वगैरह खाती रहेगी इधर उधर, और शाम तक अपना पेट भर लेगी, और शाम को दूध के समय अपन वापस शेड के नीचे लेके आते हैं। शेड से दूध निकाला और काफ़ी तो वापस खेतों में छोड़ देते हैं, सुबह वापस लाते हैं और काफ़ी बांध के रखते हैं। ठीक है ना, गाँवों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। देखो भाई, खुला आवासीय प्रणाली में जानवरों के लिए खुले क्षेत्र एवं ढके क्षेत्र का अनुपात होता है 2:1। कितना अनुपात होना चाहिए? खुले आवासीय प्रणाली में जानवरों के लिए खुले क्षेत्र एवं ढके क्षेत्र, ये वाला है ना, खुला क्षेत्र और ढका क्षेत्र, यानी कि ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक खुला क्षेत्र और ढका क्षेत्र, यानी कि 2:1 का होना चाहिए। गाय भैंस के आवास को ऊंचाई 220 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि जो ऊपर वाली छत है उसकी भी एक मैक्सिमम दायरा होता है। ऐसे नहीं कि गाय भी नीचे होकर जाए और आप भी जब बांधने जाए तो ऐसे नीचे होकर जाए। अपन घर बनाते ना तो ऊपर बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं क्या कि फैन आ जाए तो फिर हाथ से ऐसे फैन को रोक के ऐसे निकल जाते हैं। आए भाई, यानी कि कम से कम उसकी दूरी होनी चाहिए ऊपर की, वो होनी चाहिए 220 सेंटीमीटर की। कितनी होनी चाहिए? 220 सेंटीमीटर की। जो आवास होता है, आवास में जो फर्श बनाया जाता है उस फर्श का ढाल भी होना चाहिए 10 फीट लंबाई पर 1 इंच का ढाल, यानी कि 10 फीट का अगर लंबा फर्श हो तो उसमें 1 इंच का ढाल होना चाहिए। अगर का आंगन होता है ना, आपके घर के फर्श में ढाल होता है कि नहीं होता है? तो ढाल क्यों रखा जाता है? क्योंकि फर्श में कहीं पे भी पानी गिरे तो सीधा बाहर निकल जाए। ढाल हमेशा पशुओं के आवास में ढाल होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए पशुओं ने कोई जैसे मल मूत्र किया तो वो ढाल के अकॉर्डिंग चला जाएगा। आई बात समझ में? नाली की ओर होना चाहिए 1:40 का ढाल। ठीक है ना, तो ये नॉर्मली अगर एग्जाम में आ गया तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो ये दोनों पॉइंट नोट करने हैं। गाय भैंस एवं पोल्ट्री के आवास का लंबा अक्ष पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए ताकि मुर्गियों में गर्म हवाएं तथा सर्दियों में ठंडी हवाएं, यानी कि ये कहते हैं कि गाय भैंस हो चाहे मुर्गी हो, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए आवास का मुंह। इसका कारण क्या है कि गर्मियों में तो गर्म हवाएं तथा सर्दियों में ठंडी हवाएं सीधे जानवरों के शरीर से नहीं टकराएगी। ये बेसिक बात है। थे था को घर को मुंह तो कितनी भी राख दो थे, आवास राखो ला दिया देखो लन भाई गाय भैंस के इधर से छाया आएगी, इधर से हवा तेज आ रही है, इधर बांध दूं मैं। बेसिक जानकारी है ना। मिल्किंग पार्लर डेयरी बॉन्ड का लंबा अक्ष उत्तर दक्षिण दिशा में होना चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश सीधे फर्श पर पड़े और फर्श निसंक्रमित हो। यहाँ कहना मतलब है कि थे दूध का डोबा जगह सूर्य हामी रहनी ताकि सूर्य प्रकाश पड़े, तो अपन देसी भाषा में कहवा तावड़ो पड़े तो माखिया भी को नहीं आवे, मच्छर भी को नहीं होवे। सीधी बात है, बेसिक बात है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। आवास के छत की ढाल का कोण भी 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। जो ढाल का कोण होता है, ठीक है ना, आवास का जो ढाल होता है, ऊपर की छत और आवास के ढाल का जो कोण होता है वो 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री का। क्लियर? अब एक तो होती है खुली आवास विधि और ये होती है बंद आवास विधि। देखो भाई, बंद आवास विधि में पूरा ढका हुआ होता है, जबकि खुली आवास विधि की अपन ने बात की ना, ये ओपन होता है, जबकि बंद आवास विधि के अंदर ये ढका हुआ होता है। ये सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है शहरी क्षेत्रों में, तो गांवों के अंदर तो खुली, शहरों के अंदर बंद। ठीक है ना। जहां पशुओं को बांधा जाता है उसे स्टेचिन बॉन कहते हैं, जहां पर ये पशु बांधते हैं ना इसे। ठीक है ना। ये दो प्रकार की होती है, ये भी एकल पंक्ति विधि और द्विपंक्ति विधि। ये विधि कम पशु है तो अपनी जाती है, जैसे 8 से 10, वहां पे हमने 12 पशु बताए थे, और द्विपंक्ति में कम से कम 80-100 पशु हो तो एक साथ इधर उधर बांध सकते हैं। तो ये दो प्रकार से काम ले सकते हैं अपन। ठीक है ना। थान लोगों ने आवास विधि रो बहुत नॉलेज होना जरूरी है। थे काल ने पशु परीक्षर बनो, थे काल ने कोई फील्ड में गया, काम करने के लिए गया आप लोग, तो आप लोग वहां पशुपालक को ये सलाह दे सकते हो। जब तक खुद को ही नॉलेज को नहीं है तो ते क्या सलाह दो? तो पहले अपन को नॉलेज होना चाहिए ना। थे बट गया कोई 10-15 एक पशु लेन बैठो है तो भी ने तरीकों क्यों भाई तू फालतू अटे अटे अटे। अपन गाँव में क्या आदत होती है, एक पशु को या बांध दिया
एक को यहाँ बांध दिया, एक को यहाँ बांध दिया, एक को यहाँ बांध दिया, टोकड़ी अट बांध दियो, पाड़ी अट बांध दियो, गेट अट बांध दियो, मेड अट बांध दियो। है लो भाई, पूरा 2-3 बिगारी धूड़ कर रख दी। इन आगे तगारो रख दियो, इन आगे टायर रख दियो, इन आगे कोई पत्थर रख दियो, ये आगे कोई गड्ढो खोद दियो और ये अपन घास डालते। अब बताओ ते नुकसान होए कि नहीं होए? और थे गया और वहां इलाज करने गए तुम लोग फील्ड के अंदर, आपने कहा भाई 1 पशु, 2 पशु, 3, 4, 5, 6, 7, 8, भाई थारे कन 8 पशु है, तू क्यों तिगारा फोड़ावे डेली, तू क्यों चक्रारा टायर रखावे? तू एक काम कर, ऐसे कर, एक पक्के ईंट की एक ऐसे बिल्कुल खेड़ी की तरह बना दे। ये लो, पक्के ईंट की क्या बना दी भाई? खेड़ी की तरह बना दी। हम बोले तू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा कि 8 पशु तू यहाँ बांध। एक तो देख तेरा इतना एरिया जो खराब हो रहा है, ये बड़ा, ये एरिया बच जाएगा। इतना एरिया क्यों खराब कर रहा है जब इतने में काम हो रहा है? ठीक है, फिर तू इसको घास डालेगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से घास डालकर यहाँ जाएगा, तो तू युद्ध अभियान की तरह काम कर रहा है कि भाई इसको घास डाली, फिर इसके पास जाऊंगा, इसको घास डाल के इसके पास जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, तब तक ये घास नीचे गिरा दी तो वापस भागकर इधर आऊंगा, इसको वापस सही करूंगा, फिर इधर जाऊंगा, जब तक दोपहर के 2 बज जाएंगे और फिर कहेंगे मैं तो काम करते करते थक गया। तू भाई यहाँ पे घास डाल एक साथ ही, एल सबके एक साथ ही, काम हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो फिर काम करने का तरीका होना चाहिए ना, यही तो तरीका होना चाहिए काम करने का। तो काम ऐसे करो, काम ऐसे करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। ठीक है ना? हाँ बेटा, नौकरी नहीं लगी तो कुछ न कुछ तो फायदे है ना। एक बड़े शायर ने बहुत अच्छी बात की थी कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो मंजिल तो मिल ही जाएगी बेटा, नौकरी मिल जाएगी आपको, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पर पहले घर से निकले तो सही। आप लोगों ने पहल की है तो आप औरों से बहुत आगे होंगे। ठीक है, हम जो बात करा मुंह से मुंह विधि, ये देखो, ये मुंह से मुंह विधि होती है। इधर और इधर दोनों तरफ बांध दिया, और बीच में जो मैंने कहा ना खेड़ी की तरह बना दो, कल हमने पढ़ा ना होज खेड़ी, और बीच में घास डाल दो। एवं लाभ गई है कि सूर्य की किरण सीधी नाली पर, जिसमें पेशाब सूख जाता है, यानी कि इधर भी पेशाब करेगा, इधर भी डांडा पेशाब करेगा, तो क्या करेगा? एक तो दोनों का एक साथ होता है, इससे अच्छा दोनों का अलग अलग होगा तो जल्दी सूखने में समय कम लगेगा। पशु दिखने में सुंदर लगेंगे। ऐ देखो क्या फूट रहा लागे पशु, एक सिर का। कोई आवे था कि डेयरी फार्म से माते कोई घूमनवाते भी आ सके। गाँव में क्या है ना, मैं तो कह रहा हूँ बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करो। इसी गाँव अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो चाहे पशु का बिजनेस करे भाई, एक बार कॉमर्स जरूर लेना तुम लोग, कॉमर्स वाले का माइंड एडवांस चलता है। अगर वो डेयरी पालन का भी काम करेगा ना, तो वो साथ में एक घोड़ा रखेगा, एक जर्मन शेपर्ड कुत्ता रखेगा, 1-2 ऐसे चीज रखेंगे, खरगोश रखेगा। तो क्या है ना, गांव से लोग वहां पर आते चला कर उनको देखने के लिए, और वो आया और गायन देखी व्यवस्था, और कहा यार बहुत बढ़िया सेवा करिया होते तो गाया की यहाँ करो, लो 51 रुपया चारों मार तरफ डाल दियो, थाके तो बल्ले बल्ले हो गई। 51 रुपया चारों का मतलब होता है 10 दिन थाके पशुआर चारों लागो। आई बात समझ में? उसके बाद वो आए और आपने एक छोटा सा इंस्टॉल बना के रखा है, यहाँ लो भाई देसी गाय रो घी, आ देसी गाय री छाछ, आ देसी गाय रो दही, और देसी गाय रो दूध, ऑटोमेटिकली बिकता है। काम करने का तरीका होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। राशन में आसानी, यानी कि कम समय के अंदर आप इसको टाइम पे खिला सकते हो। हानि क्या है? हानि ये हो सकती है इनसे कि भाई अगर इसको बीमारी है, जोर फूंक मारिया तो इसके नाक में चली जाएगी। आ तो बीमार है ही है, ये भी बीमार कर देगी। आ जोर से फूंक मारी और इन नाक में गई तो आ बीमार हो जाएगी। आ फूंक मारी तो ऐसे संक्रमित होने का थोड़ा चांस ज्यादा रहता है। तो करना क्या है, थक लागी आ बीमार है तो इनको सीधा इंसोलेशन वार्ड में लेके जाओ, जहां बीमार पशुओं को रखा जाता है। जहां पर किसको रखा जाता है? बीमार पशुओं को। ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। चलो हम आप आगे बात करा पूंछ से पूंछ विधि।
ये पूंछ से पूंछ विधि है, ये बंद आवास में ही काम आएगी, खुले में काम नहीं आएगी भाई। बंद आवास में ये काम आएगी कि ये जो भी मल मूत्र करेगी वो इधर आएगा, ये भी मल मूत्र करेगी इधर आएगा, तो इधर से मल मूत्र साफ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सफाई करने में ये इजी होती है। तो देखो सबसे उपयुक्त विधि है, इस विधि में पशुओं का चेहरा विपरीत दिशा में होता है, साफ सफाई करने में समय कम लगता है और श्वसन संबंधित बीमारी भी नहीं होती है। तो पूंछ से पूंछ विधि है वो सबसे उपयुक्त विधि है, ये वाली। ठेकत भी गाया बे हैं, रखो तो देख दियो। हानि एक ही है, चारा डालने में समय लगता है, कोई बात नहीं भाई, डाला ला और क्या करा। हम बात करा गाय भैंस के बाद मुर्गियों के आवास की बात करते हैं। तो देखो मुर्गियों के आवास में, मुर्गियों के भी आवास होते हैं। एक होता है फ्री रेंज प्रणाली, विस्तृत प्रणाली, एक इसमें होती है अर्ध सघन प्रणाली, फोल्डिंग यूनिट प्रणाली, सघन प्रणाली, डीप लिटर प्रणाली और पिंजरा प्रणाली। यह शब्द तुम पहली बार सुनिया, ये सुनते ही आपको समझ में आ गया कि पिंजरा क्या होता है। पिंजरा आपने सबने देखा, तो पिंजरा प्रणाली तो समझ में आ गई कि भाई एक पिंजरे के अंदर 2 3 4 मुर्गियों को नीचे डाल दिया और ऊपर पिंजरा रख दिया, जिससे ना तो कोई दूसरे जानवरों से खतरा होता है। पर ये देखो, ये जो तुम सघन प्रणाली अर्ध सघन सुन रहे हो ना, इसके बारे में देखो। फ्री रेंज प्रणाली क्या होती है, इसे भूमि प्रदान प्रणाली भी कहा जाता है। ये पोल्ट्री आवास की सबसे पुरानी प्रणाली है। जिन किसानों के पास जमीन की कोई कमी ना हो, उनके द्वारा इस प्रणाली को अपनाया जाता है। यानी कि एक बड़े से खेत के अंदर सारे मुर्गे को एक साथ छोड़ दिया जाता है। फायदा क्या है? फायदा क्या है कि ये देखो पूरे आराम से घूम सकते हैं, घूमेंगे तो कोई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इनको मिलेंगे, वो उनको भी खाएंगे। उसके बाद ये जो साथ में जो पूरे खेत जहाँ वितरित करते हैं वहाँ पर ये खाद कर देते हैं। तो इस प्रणाली में मुर्गियों के लिए खुला चारण होता है, जहाँ मुर्गियाँ बिना नियंत्रण घास के मैदान में घूमती रहती है। इससे पक्षियों के भोजन का प्रमुख स्रोत चारागाह होता रहता है। इस प्रणाली में प्रति हेक्टेयर 250 वयस्क पक्षियों को पाला जा सकता है। जैविक अंडा उत्पादन के लिए यह प्रणाली सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खेतों की रेटोलेशन बेस पर काम करते हैं ना, जैसे कि ये जो यहाँ पर खाद फैलाती है, इससे क्या होती है, जमीन की उर्वरता बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। अब इसमें नुकसान क्या है? मान लीजिए या घास में अंडो दे दियो कोई मुर्गी, अब वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये थोड़ा सा एक नुकसान है इसका। अर्ध सघन प्रणाली क्या होती है कि इसमें आवास के साथ कुछ खुला मैदान रख देते हैं, या कम मुर्गियों के लिए। इस प्रणाली में एक मुर्गी घर के साथ मुर्गियों के विचरण के लिए थोड़ा खुला क्षेत्र भी होता है। पक्षी दिन में खुले क्षेत्र में घूमते तथा रात के समय मुर्गी घर में चले जाते हैं। दिन के अंदर तो ऐसे घूम लेते हैं और रात को इसके अंदर चले जाते हैं। ये साइड में इतना सा मुर्गी घर बन रखा है, इसके अंदर चले जाते हैं। तो गांव में ऐसे भी रखते हैं ना। प्रति हेक्टेयर 750 वयस्क पक्षियों को पाला जा सकता है। ये प्रणाली आमतौर पर बतख पालने में भी काम में ली जाती है। तो अर्ध सघन प्रणाली क्या होता है समझ में आयोगे? फोल्डिंग यूनिट सिस्टम, इसमें संपूर्ण आवास को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जा सकते हैं। छोटे छोटे झोंपड़ी नुमा घर होते हैं, ठीक है ना। प्रति पक्षी फर्श पर जगह की आवश्यकता 4 वर्ग फीट होती है। 3 वर्ग फीट के लिए होता है, मतलब इसके रन के लिए यानी घूमने के लिए। 25 मुर्गियों के लिए फोल्डिंग यूनिट आवास की माप 20 फीट लंबा 5 फीट चौड़ा, यानी कि 100 वर्ग गज फीट के अंदर 25 मुर्गियां आप रख सकते हो। क्लियरली समझ में आया? बस इसको जो जो इंपॉर्टेंट है, एक एक दो दो पॉइंट आपको साथ में नोट करके अच्छे से नोट से तैयार हो जाएंगे आपके। सघन प्रणाली यही होती है। इस प्रणाली में पक्षियों को पूर्णतः घर तक ही सीमित कर दिया जाता है। इस व्यवस्था में पक्षी के घूमने के लिए खुला क्षेत्र नहीं होता है। ये बड़ी संख्या में आधुनिक पोल्ट्री आपने देखा कौन, जो बड़े बड़े पोल्ट्री के बने होते हैं, ऊपर नीचे, फिर उसमें एक साथ मुर्गियां होती है। हाँ, तो वो होती है सघन प्रणाली, ठीक है ना। ये बड़ी संख्या में आधुनिक पोल्ट्री उत्पादन के लिए सबसे सुविधाजनक, सबसे किफायती एवं सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली प्रणाली है। इस प्रणाली को आमतौर पर वहां अपनाया जाता है जहाँ जमीन सीमित एवं महंगी होती है। सघन प्रणाली में डीप लिटिल सिस्टम एवं बैटरी सिस्टम मुख्यतः काम में ली जाती है। भाई मुर्गियों के साथ तो बड़ा अन्याय होता है, मैं यहाँ बता नहीं पाता हूँ। मुर्गियों को कमजोर करने के लिए रात को रोशनी डाली जाती है उनके आंखों पर, ठीक है ना।
या इनवाती क्या, मनुष्य जन्म मिलियो, ढंग का कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी और अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा, वरना सबके कर्म हैं। केक सिस्टम की बात करें, सिर्फ लेयर के आवास में काम लेते हैं। इस प्रणाली में मुर्गी को पिंजरे में सीमित रखा जाता है। देखो ये पिंजरा बना रखा है ऐसे, और इसके अंदर मुर्गियां होती हैं, 10-20 जो भी मुर्गियां होती हैं। भारत में 95% के लिए पिंजरा प्रणाली में काम ली जाती है। ये मुर्गी के आवास की सबसे सघन प्रणाली है, सघन गहन प्रणाली है, क्योंकि इसमें प्रति वर्ष फर्श पर जगह की आवश्यकता सबसे कम होती है। इसमें लेयर फर्श की जगह आवश्यकता 0.7 वर्ग फीट होती है। ये आंकड़ा याद करने की जरूरत कौन थाने, पर ये देखो ऐसा पिंजरा बना देते, दीवार करके जाली कर दी और अंदर मुर्गियां डाल दी, ठीक है ना। ये कहीं पे भी ऐसे नहीं सवाल बनते, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। पिंजरे का फर्श मजबूत जस्ता चढ़ा हुआ तार से बना होता है। फर्श में पिंजरे से आगे की ओर ढलान दी जाती है ताकि मुर्गी का अंडा देते ही अंडा लुढ़क कर पिंजरे से बाहर एक जगह एकत्रित हो जाए। सामान्य एक पिंजरे में लेयर को रखा जाता है ताकि अंडे निषेचित नहीं हो और लोगों को उपलब्ध हो सके, ठीक है ना। कुल मिला के थोड़ा फर्श में ढाल रखना चाहिए। जब पिंजरा बनाओ, पिंजरा में थोड़ा ढाल रखना चाहिए, चाहे मुर्गी अंडो दे तो अंडो लुढ़क कर बाहर आ जाए, अंडा लुढ़क कर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट अपने पास बचा है, वो कौन सा बचा भाई, डीप लेटर सिस्टम बचा है। कौन सा बचा है, डीप लेटर सिस्टम। इसे वॉल्यूम लेयर दोनों के आवास में काम लिया जा सकता है, लेकिन ये प्रणाली मुख्यतः कुल मिला के इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि इस प्रणाली में फर्श बिछावन या बिछा दिया जाता है। बिछावन की गहराई 8 से 12 इंच तक होनी चाहिए, या घास फूस डाल के ऐसे जो बनाया जाता है ना, वो आवास होता है ये। तो कहने के मतलब मुर्गियों के हमने कितना आवास पढ़े हैं कुल मिला के, मुर्गियों के आवास पढ़े हैं हमने भाई, ये देखो ये मुर्गियों के आवास के प्रकार है, यहाँ से सवाल आ सकता है आपके। और बाकी के जो गाय भैंस के आवास पड़े हैं तो वहां से 100% आपके सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अपने ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ऑनलाइन सारथी यूट्यूब वाले जो भी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं, आप लोगों को साथ साथ में इनके नोट्स बनाने हैं। इनकी पीडीएफ आपको भी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं कि आप आवास वाले नोट्स नहीं बनाए, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि लोग ऐसे चैप्टर को मिस कर देते हैं और आपको ऐसे चैप्टर हमेशा पढ़ने हैं, ताकि लोगों से भीड़ से अलग कुछ करने का मौका मिलेगा, तभी तो आगे निकलेंगे ना। तो आवास वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़ें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।